हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मोस्ट वेलकम। दोस्तों, बच्चों की डिमांड आ रही थी, कुछ स्टूडेंट्स मेरे से रिक्वायरमेंट कर रहे थे कि आप 10th क्लास के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के लिए एक वीडियो बनाइए। तो मैंने उसी स्टेप के लिए को आगे बढ़ाते हुए उस चैप्टर से रिलेटेड ये वीडियो डिज़ाइन किया है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, फोकस करेंगे। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या केमिस्ट्री का कोई भी पोर्शन हो, अगर आप उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। दोस्तों, रटने वाला सब्जेक्ट है नहीं। हम जितना ज़्यादा सब्जेक्ट को, किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने इन्वायरमेंट से जोड़ के चलेंगे, उतना ही वो आसानी रहेगी हमारे लिए उसको समझने में। क्लियर है फ्रेंड्स। कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यदि हमें केमिस्ट्री को हैंडल करना है, समझना है, इस पर अपनी कमांड बनानी है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो बेसिक सी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको हमें फुलफिल करना होता है। क्लियर है नहीं है ये। ज़रूरतें होती हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। अगर वो ज़रूरतें, अगर वो बेसिक सी चीज़ें हमारे पास हैं, हमारे पास ऑलरेडी उनका कलेक्शन है, तो हमारे लिए वो सब्जेक्ट आसान रहता है। और जहाँ हमारा कुछ बेसिक सी चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं अलग हैं, हमारे माइंड से बाहर हैं, तो वो सब्जेक्ट हमारे लिए दिक्कतें पैदा करता है। फ्रेंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर आप 10th क्लास में पढ़ ही रहे हो। इससे रिलेटेड ऐड करके ही हम 11th क्लास में पढ़ते हैं और फिर इसी से रिलेटेड 12th क्लास में, ये बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो कार्बन के कंपाउंडों से भरा हुआ है। क्लियर है नहीं है ये। कार्बन के कंपाउंडों का एक दूसरा नाम हम जर्नल वे में कह देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है नहीं है ये। तो यहाँ पर हम कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंडों के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर में हम दो पार्टों में डिवाइड करके चलेंगे इसको, कार्बन और फिर उसके कंपाउंडों का स्टडी। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे किसके बारे में, कार्बन क्या है, कौन सा एलिमेंट है ये, इसके बारे में पूरा हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, तभी हम इसके कंपाउंडों पे अपना फोकस बना पाएंगे। क्लियर है नहीं है ये। तो हम दो पार्ट में फ्रेंड्स इस चैप्टर को स्टडी करेंगे, कार्बन के बारे में और फिर इसके कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कार्बन। पीरियोडिक टेबल का 6th एलिमेंट है, 6वां एलिमेंट है। क्लियर है नहीं है। जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रेंड्स, 6। एटॉमिक मास कितना होता है फ्रेंड्स, 12। तो जनरल इंट्रो यदि हम कार्बन के बारे में देखें तो कार्बन के लिए फ्रेंड्स आपको ये चीज याद रहनी चाहिए, एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स 6, एटॉमिक मास फ्रेंड्स हम इसके लिए 12 लेके चलते हैं। इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों, वो रहता है इसका 2 और 4। मैं इसको भी थोड़ा सा बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से निकलता है। यदि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए फ्रेंड्स, 6 रहेंगे। क्लियर है नहीं ये। न्यूट्रल एटम में 6C12 ये रहता है रिप्रेजेंटेशन इसके लिए दोस्तों। तो ये आपका रहता है क्या, एटॉमिक नंबर। क्लियर है नहीं ये। जो एटॉमिक नंबर रहता है वो प्रोटॉन की संख्या होती है फ्रेंड्स। यानी कार्बन के एटम में कितने प्रोटॉन रहते हैं, 6। और यदि एटम आपका न्यूट्रल है, एटम कैसा है आपका, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल एटम में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्लियर है, उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रल के एटम के केस में बराबर रहती है, चाहे आपका कोई भी एलिमेंट हो। और जो एटॉमिक मास होता है दोस्तों, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम होता है। तो न्यूट्रॉन कितने रहते हैं दोस्तों इसमें, प्रोटॉन कितने, 6। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है ये 12। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है, 12। तो प्रोटॉन कितने, 6। तो न्यूट्रॉन भी कितने रहेंगे इसमें, न्यूट्रॉन भी हमारे रहेंगे फ्रेंड्स 6, तभी तो ये 12 आएगा। यानी ये क्या दिखाएंगे फ्रेंड्स, एटॉमिक मास। और ये क्या दिखाएगा दोस्तों, एटॉमिक नंबर। कब, न्यूट्रल एटम के केस में। ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे क्या दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर।
इन दोनों का सम आपको क्या दिखाएगा, एटॉमिक मास दिखाएगा दोस्तों, ठीक है। और इनकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या हो या इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, एटम न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब है कोई चार्ज ना हो इसके ऊपर, तो वो क्या बताएगा हमें, एटॉमिक नंबर की बात, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं इसके लिए आगे कार्बन से रिलेटेड। यदि हम एबंडेंस की बात करें, एबंडेंस, तो कार्बन, यदि हम अर्थ क्रस्ट की बात करें फ्रेंड्स, अर्थ में कार्बन का कॉन्स्टिट्यूशन रहता है 0.02%। एयर की बात करें दोस्तों, कार्बन का कॉन्स्टिट्यूशन रहता है 0.03%। और हम अपनी बॉडी की बात करें, इन ह्यूमन बॉडी, तो कार्बन का कॉन्स्टिट्यूशन रहता है फ्रेंड्स 20%। हमारा बॉडी है 20% किसका कॉन्स्टिट्यूशन है, कार्बन का कॉन्स्टिट्यूशन है। हम इन्वायरमेंट में जो चीजें देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, तो वो सभी कार्बन के कंपाउंडों से ही रिलेटेड है। और ऐसे कंपाउंडों को फ्रेंड्स हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है नहीं ये, ऐसे कंपाउंडों को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए वो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल बात कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से ये चीज निकल के आती है। थोड़ा सा फोकस रखेंगे, यही बोर्ड पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2-4। देखिए एटम को हम किस तरह से लेके चलते हैं, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, स्फेरिकल इन नेचर, ठीक है। एटम के सेंटर में क्या रहता है फ्रेंड्स, न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में दोस्तों न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर एक डेफिनेट पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर है नहीं है ये, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन है, ओके। यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन का मैं आपको रूल बता दूं, डिस्ट्रीब्यूशन का रूल होता है 2n² रूल। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रूल है, 2n² रूल, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्बिट, जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ये पहला ऑर्बिट है दोस्तों, ये दूसरा ऑर्बिट है, आगे आ जाएगा तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। ये तो चीजें आप डिजाइन कर ही सकते हो ना, सिंपल सी बात है। न्यूक्लियस के सबसे नजदीक पहला ऑर्बिट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। ये एन की वैल्यू होती है दोस्तों, ये ऑर्बिट नंबर क्या है, एन का वैल्यू है। पहले ऑर्बिट की बात करें भाई, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एन का वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए। 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरे सेल की बात करते हैं दोस्तों, ये दूसरा सेल आ गया, ठीक है। दूसरा सेल है, दूसरे सेल में n की वैल्यू आप 2 पुट करो, यहां पर 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे दोस्तों, 8। यानी दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8, ठीक है। 8 मैक्सिमम आ सकते हैं, ओके। पहले में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 2, तो हमने फिल कर दिए। बचे कितने कार्बन के पास, भाई टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 2 तो हमने इसमें फिल कर दिए, बचे कितने, 4, और दूसरे में कितने आ सकते हैं, 8, तो 4 को हम इसी में फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 1 2 3 और 4। अगर और भी होते, 7 होते इसमें, तो 5वां भी यही आता, 6वां और 7वां, इस तरह से। क्लियर है नहीं है, तो 8 तक मैक्सिमम इसमें हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं दूसरे सेल में। क्लियर है नहीं है ये। अब ये तो दोस्तों ये रहेगा, देखिए ये 2 और 4, यानी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस सेल को नाम देते हैं हम K, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन L, ठीक है। इस सेल को हम वैलेंस सेल भी बोल देते हैं कार्बन के लिए। आउटर मोस्ट सेल को क्या बोल देते हैं दोस्तों, वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी दोस्तों, वैलेंसी। तो इस तरह से हम कार्बन की वैलेंसी डिजाइन कर लेते हैं। कितनी आती है कार्बन की वैलेंसी, 4। कार्बन को क्या बोल देते हैं, टेट्रा वैलेंसी एटम, ओके। कार्बन क्या रहेगा हमारा, टेट्रा वैलेंसी एटम। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो क्या आता है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में, ओके। वैलेंसी का डेफिनेशन क्या कहता है कि वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
1 2 3 4 तक यदि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या रहेगी वैलेंसी, और 4 से ज्यादा हो 5 6 7 हो, ठीक है, या 8 हो, तो उस केस में क्या रहता है 8 माइनस करके हम निकालते हैं। मान लीजिए वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है किसी के, देखिए किसी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो हम क्या करेंगे 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 7 या क्या रहेगा 1, यानी उसकी जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी क्या रहेगी दोस्तों 1 रहेगी 8 में से। यदि 4 से ज्यादा है तो 5 6 और 7 हो तो 8 से माइनस करते, 8 भी हो तो भी 8 से माइनस करके वैलेंसी निकालते, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन की टेट्रा वैलेंसी क्लियर हो जाती है हमारी। फ्रेंड्स यदि हम अग्रेंस की बात करें तो कार्बन फाउंड इन 2 फॉर्म इन नेचर, कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट या मिक्स स्टेट, क्लियर है ये। फ्री स्टेट का मतलब क्या है, फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन, एक तरह से इसको हम प्योर फॉर्म में भी काउंट कर सकते हैं। तो फ्री स्टेट में कार्बन एग्जिबिट इन 2 फॉर्म फ्रेंड्स, डायमंड एंड ग्रेफाइट। इसके अलावा एक न्यू फॉर्म ऑफ कार्बन हैज बीन डिस्कवर्ड दैट इज also regarded as a C60 फुलेरीन, ओके। इसके अलावा तीसरा फॉर्म भी आ जाता है फुलेरीन फ्रेंड्स, क्लियर है नहीं है, ये तीसरा फॉर्म आ जाता है कार्बन के लिए। और मिक्स स्टेट की बात करें तो मिक्स स्टेट में कार्बन कोल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और भी दूसरे कार्बोनेट्स वगैरह आ जाते हैं दोस्तों, एंड अदर फॉर्म पेट्रोल डीजल, क्लियर नहीं है, और दूसरी चीजें आ जाती हैं। बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो टर्म है फ्रेंड्स, इसमें फ्री स्टेट है, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, इनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट और यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चन निकलता है, क्लियर नहीं है। तो मैं स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की बात करने जा रहा हूँ, वीडियो को कंप्लीट ऑब्जर्व करें, एक ही बार में क्लियर कर दूंगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, अगर आप वीडियो को ढंग से मेरे साथ रहेंगे ऑब्जर्वेशन के लिए। चलिए डायमंड के बारे में बात करते हैं दोस्तों हम। सबसे पहले डायमंड अपने आप में फ्रेंड्स एलोट्रॉप होता है, एलोट्रॉप कार्बन के लिए ये 3 एलोट्रॉप्स ही हैं, डायमंड ग्रेफाइट और फुलेरीन, क्लियर है नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है डायमंड, तो डायमंड के लिए बात करेंगे हम। एलोट्रॉप बेसिकली डेफिनेशन पूछ लेता है 1 नंबर में, एलोट्रॉप क्या होता है, तो किसी एक सब्सटेंस के 2 और मोर फिजिकल फॉर्म, ठीक है, एक सब्सटेंस की केमिकल फॉर्म नहीं, फिजिकल डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में पाया जाना, एक सब्सटेंस का 2 या 2 से अधिक अलग अलग फिजिकल फॉर्म में पाया जाना, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। कार्बन के लिए 3 कॉमन एलोट्रॉप्स आ जाते हैं, ओके, जिसमें फर्स्ट है हमारा दोस्तों डायमंड। तो डायमंड फ्रेंड्स कार्बन का इंपॉर्टेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है, जिसमें सिंपली समझ लेना कि एक कार्बन कितने कार्बनों से लिंक रहेगा 4 से। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, आपको थ्योरेटिकली थ्योरी नहीं बनाना आता है तो स्टेप में समझ लीजिए। डायमंड के केस में एक कार्बन कितने से लिंक रहेगा दोस्तों, 4 कार्बनों के साथ लिंक रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना के चलेगा इन द फॉर्म ऑफ 3 डायमेंशनल 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर में, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाएगा, क्लियर है नहीं ये। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ रहेगी फ्रेंड्स वो रहती है 154 pm, क्लियर है नहीं, इसको हम कह सकते हैं वेरी शॉर्ट। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कैसी रहती है दोस्तों, वेरी शॉर्ट, ओके। और इस वेरी शॉर्ट बॉन्ड लेंथ की वजह से कार्बन जो रहता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन नेचर, हार्डेस्ट सब्सटेंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ओके। यूजेस की बात करें तो देयरफॉर हार्डनेस की वजह से
इट इज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास, कटिंग ग्लास, मार्बल वगैरह, मार्बल की कटिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, जो ड्रिलिंग मशीन होती है उनके ड्रिल बनाए जाते हैं इससे। ओके, तो इस तरह के सब्सटेंसेस में इसका यूज होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल पैटर्न निकल के आता है इसके लिए इस तरह से। हेक्सागोनल रिंग में कार्बन एक दूसरे के साथ थ्री डी पैटर्न में जॉइंट रहते हैं दोस्तों। जैसे इस एक आध कार्बन को ही दिखा सकते हैं दोस्तों हम, ठीक है। तो एक कार्बन एटम फ्रेंड्स कितने कार्बन एटम के साथ लिंक है, ये वाला कार्बन एटम 1 2 3 और 4। यानी डायमंड के केस में एक कार्बन एटम कितने के साथ लिंक रहता है दोस्तों, अन्य 4 कार्बन एटम्स के साथ कांटेक्ट में रहता है। क्लियर है ये चीज, याद रख लेना। दोबारा से मैं डायमंड के बारे में बता रहा हूँ, बहुत सिंपल, ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ यही मिलेगा आपको, ठीक है। पहला पॉइंट क्या रहता है, इन केस ऑफ डायमंड ईच कार्बन एटम लिंक विद अनदर 4 कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन डायमंड इज वेरी शॉर्ट एंड इज इक्वल टू 154 पिकोमीटर। क्लियर है नहीं है, ड्यू टू शॉर्ट बॉन्ड लेंथ, due to 3-dimensional network structure, it is found as the hardest substance present in nature. Clear है नहीं है ये, therefore it is used for cutting glass, cutting marble और drilling machine. okay? ड्रिल वगैरह बनाए जाते हैं इससे रिलेटेड। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्रेंड्स ग्रेफाइट। बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट अनोदर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, दूसरा एलोट्रोप होता है दोस्तों कार्बन का। और इसको भी इसी तरह से इन केस ऑफ ग्रेफाइट, पहला पॉइंट क्या रहता है फ्रेंड्स, इन केस ऑफ ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम लिंक विद अनोदर 3 कार्बन एटम। डायमंड में क्या था, एक कार्बन एटम कितने से था, लिंक 4 से। ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम लिंक विद अनोदर 3 कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग। दूसरा पॉइंट आ जाएगा इन केस ऑफ डायमंड कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर, कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म हेक्सागोनल लेयर, हेक्सागोनल 2-डायमेंशनल लेयर फ्रेंड्स। क्लियर है नहीं है ये। तीसरा पॉइंट आ जाएगा फ्रेंड्स लेयर सेपरेटेड विद ए डिस्टेंस ऑफ 342 pm, एक ज्यादा डिस्टेंस से सेपरेट होती है लेयर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम दोस्तों, 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन रिमेन फ्री। ध्यान रखना, एक कार्बन के पास, मैंने अभी बताया था कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, कार्बन की वैलेंसी 4, लेकिन एक कार्बन कितने से ज्वाइंट है, 3 से ही ज्वाइंट है। तो प्रत्येक यानी एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो केवल 3 के साथ ही वो बॉन्ड बना रहे, चौथा इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन एटम का फ्री है। तो 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन फ्री, ठीक है। तो 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन फ्री। इसी वजह से ग्रेफाइट बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस गैप की वजह से, इस डिस्टेंस की वजह से फ्रेंड्स, ग्रेफाइट सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट इन नेचर। क्लियर है नहीं? ये कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट किसके लिए आ जाता है दोस्तों? ग्रेफाइट के लिए। आई रिपीट इट अगेन, एक कार्बन, इन केस ऑफ ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम लिंक विद अनदर 3 कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग, कार्बन एटम फॉर्म 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर। ठीक है, नेक्स्ट लेयर आर सेपरेटेड विद ए लार्ज डिस्टेंस ऑफ 342 pm, 342 पिकोमीटर की डिस्टेंस पर लेयर सेपरेट होती हैं। फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन फ्री फॉर मूवमेंट। क्लियर है नहीं? मूवमेंट के लिए फ्री रहेगा। जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री आयन हो, वो सब्सटेंस हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ध्यान रखना, ग्रेफाइट में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों उसने शेयर कर रखे थे दूसरे कार्बन एटम के साथ, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था। तो डायमंड कैसा है? इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है नहीं? ये क्वेश्चन निकलता है आपकी एक्सरसाइज में, मिलेगा कि डायमंड इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रेफाइट कंडक्टर, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? तो डायमंड के केस में ईच कार्बन एटम लिंक विद अनदर 4 कार्बन एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर द मूवमेंट, therefore is insulator. However, in case of graphite, each carbon atom link with another 3 carbon atom, fourth electron of each carbon atom remain free for movement, therefore it is good conductor of electricity. बहुत सिंपल। ओके, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रेफाइट में इस तरह से हेक्सागोनल लेयर निकल के आती है फ्रेंड्स, इस तरह की लेयर बनती है। और इन लेयर में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हमें प्रत्येक कार्बन एटम फ्रेंड्स, एक कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, अगर आप ध्यान से देखिए तो एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद अनदर 3 कार्बन एटम। मान लीजिए ये कार्बन एटम है, कितने से लिंक है दोस्तों? 1, 2 और 3। प्रत्येक कार्बन एटम नेक्स्ट 3 कार्बन एटम के साथ ज्वाइंट है। फोर्थ कार्बन एटम, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन फ्री। ऐसे ही दूसरा लेयर निकल के आता है फ्रेंड्स, इन लेयर के बीच का अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस फ्रेंड्स हमें देखने को मिलेगा 342 pm। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेफाइट के लिए स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। ओके, दैट्स ऑल दोस्तों।